आज हम करेंगे मॉडल पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या दे रखा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 तथा 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेषफल बचे। तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है? एचसीएफ का निकालना पड़ता है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसका भाग इन दोनों में देने पर शेषफल 5 बचना चाहिए, ठीक है। और कितना बचना चाहिए? 9। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो 245, तो 245 में से कितना शेषफल बच रहा है? 5, तो इसको घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 240। अब अगली संख्या लिखते हैं, कितनी है? 1029, उसमें से कितना शेषफल बच रहा था? 9, 9 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1020। तो हम क्या करेंगे? 240 और 1020 का में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? में से। में से निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग विधि का यूज करते हैं। तो 240 और 1020, आप उससे भी कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो 240 का भाग देंगे 1020 में, तो देके देखते हैं। 240 गुणा कर लेते हैं 5, तो 0 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 से ज़्यादा हो जाएगा। 240 गुणा 4 कर लेते हैं। 0 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। घटाएंगे 0, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है। अब ये 60 जो आपका शेषफल है वो क्या बन जाएगा? भाजक, और 240 क्या बन जाएगा आपका? भाज्य। तो 6 चौक 24, 4 बार भाग जाएगा 240, कितना आ गया शेषफल? 0। तो 60 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका भाग आप 240 में, सॉरी 245 में और 1029 में देंगे तो शेषफल कितने बचेंगे? 5 और 9। तो लिखेंगे अतः 240 व 1020 का एचसीएफ बराबर 60। अतः 245 और 1029 में 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 9 शेष होंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया? 60। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, बहुपद पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से विभाजित करने पर भागफल तथा शेषफल क्रम से एक्स तथा 3 पाए गए। बहुपद पी एक्स ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इसको। तो आपको क्या दे रखा है? बहुपद पी एक्स है जिसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 से क्या देते हैं? भाग। तो यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको पी एक्स में भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। कितने से भाग देना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग देना है। तो भाग देने पर आपको भागफल कितना प्राप्त होता है? एक्स, तथा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या फिर हिंदी में कैसे बोलते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए ज्ञात करते हैं पी एक्स का मान। तो जी एक्स यानी कि भाजक कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू एक्स यानी कि भागफल कितना है? एक्स प्लस आर एक्स यानी कि शेषफल कितना है? 3। एक्स का गुणा करेंगे पहले एक्स स्क्वायर से, तो कितना आएगा? एक्स क्यू माइनस एक्स का गुणा 4 से करेंगे तो 4x प्लस 3 का 3। तो पी एक्स कितना आ गया? एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दे रखा है? रैखिक समीकरणों y बराबर 0 तथा y बराबर -6 के युग्म का एक अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है, या फिर सिर्फ इसका कितना हल है? एक हल है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें समीकरण बनाना है। सॉरी समीकरण नहीं, क्या बनाना है? ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं।
इस प्रकार से ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई, और ये हो गई आपकी अक्ष वाई डैश। ये हो गया मूल बिंदु 0। तो मान लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार नीचे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है। ऊपर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो चलिए इसे समझते हैं। तो y बराबर 0, तो y का मान कितना है 0, तो यहीं रहेंगे। तो इससे होकर एक रेखा खींच देंगे। ये तो इस समीकरण का y बराबर 0 समीकरण का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। दूसरा कितना है समीकरण, y बराबर -6। -6 कहाँ पर है, ये रहा, y बराबर -6। इससे होकर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो जब आप देखोगे दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। अब चाहे आप रेखा ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, तब भी ये रेखाएं कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। तो जब कोई रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके हल कैसे होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। और समांतर रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो भिन्न कैसे होंगे, सॉरी मूल कैसे होंगे, आपके दोनों के दोनों भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग। तो जब मूल अलग अलग होते हैं तो उसके लिए शर्त क्या होती है, चूंकि b² - 4ac का मान बड़ा होता है किससे, 0 से। तो मान रखेंगे b का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना, -4। तो -4 का वर्ग -4 इंटू ए का मान x² का गुणांक होता है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, 1। तो 1 रख देंगे इंटू सी, सी का मान कितना है, ए, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, -4 एकम 4, 4 का गुणा कैसे करेंगे, कितना आएगा, 4 के 0। माइनस के 4 हैं उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 4 के। 4 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो काट देंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो के का जो मान है वो छोटा होगा किससे, 4 से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर द। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी ए कॉमा 3a - 5a कॉमा का nवा पद क्या होगा। तो चलिए इसका nवा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो AP दे रखी है हमको a कॉमा 3a कॉमा 5a। ठीक है, इसका nवा पद क्या होता है हमारा, an ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो प्रथम पद a बराबर कितना आएगा, a, सारवंतर d बराबर a2 - a1। तो 3a में से एक ए गया तो कितना बच जाएगा, 2a। n बराबर कितना दे रखा है, n। सूत्र लगाएंगे, क्योंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है, a प्लस n का मान n-1 और d का मान कितना है, 2a बराबर a प्लस 2a का गुणा करेंगे n में तो क्या आएगा, 2an माइनस 2a का गुणा 1 से करेंगे तो 2a एकम 2a हो जाएगा, बराबर तो क्या बचेगा, ये तो प्लस का 1 है, 1 ए है, और ये माइनस के 2 ए है। तो माइनस का कितना बच जाएगा, 1 ए, और क्या बच जाएगा, 2an। 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 1। कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, 2n माइनस ए का भाग ए में देंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आपका आंसर हो गया a इंटू 2n-1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 2n-1 इंटू ए, बस इसमें पीछे लिख रखा है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बिंदु 5,7 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में आपसे पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है या फिर वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो एक दूसरे का उल्टा लेके चलते हैं। तो एक्स अक्ष की पूछा है तो एक्स अक्ष के लिए किसका मान लिखेंगे, वाई का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। और जनरली जब ऐसे
यदि मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है? और इसके बिंदु रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। क्या मान रख लेते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 7। तो ध्यान से देखिए आप, एक्स का मान कितना है? 5, ये आ गया। और वाई का मान कितना है? 7, दोनों ही प्लस के हैं। यदि आप इसका ग्राफ निरूपित करोगे ग्राफ पेपर पर, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है? ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु इतने इतने की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? तो ये जो बिंदु है आपका, ये हो जाएगा 5,7। इस बिंदु पर हम खड़े हैं, ये बिंदु है 5,7। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो ये वाली दूरी किससे है? इसकी एक्स अक्ष से ही है। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 1 से 7 तक। तो आपका आंसर कितना आएगा? 7। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जो बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है। तो चलिए हल करते हैं। मान लिया ये कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक -1, 0 तथा ये कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक 5, 0 है। तो मान लिए ये रेखाखंड एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है। मान लीजिए कोई बिंदु P है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक एक्स होता है तथा वाई निर्देशांक कितना होता है? 0। ठीक है? तो ये हो गया x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर आपको वो बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि आपको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो समदूरस्थ के लिए क्या लिखेंगे? AP बराबर PB। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? PB। बिंदु A से P तक की दूरी निकालेंगे और बिंदु P से B तक की दूरी निकालेंगे। और चूंकि अंडर रूट में सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर देते हैं हम? पहले ही वर्ग कर देते हैं। तो क्या सूत्र आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर लग रहा है उससे आपको अंडर रूट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अंडर रूट लगाओगे और उसका वर्ग करोगे तो ये जो वर्ग है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए पी के लिए बात करेंगे, बिंदु ए और पी के लिए। तो x1 का मान कितना है? तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है? तो x2 का मान कितना हो जाएगा? x माइनस x1 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे बिंदु P और B के लिए। तो PB के लिए ये हो जाएगा x1 और y1, हो जाएगा x2 y2। इसके लिए P और B के लिए x2 का मान कितना है? 5 माइनस x1 का मान कितना है? x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचेगा, जीरो का वर्ग जीरो आएगा तो इसे छोड़ देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए, 5 दूनी 10 और एक्स का गुणा करेंगे तो 10x। तो प्लस, देखिए यहाँ पर भी जीरो में से जीरो गए तो जीरो बचेगा, जीरो का वर्ग कितना आ जाएगा? जीरो, तो उसे भी छोड़ देंगे। आगे हल करते हैं इसको। ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के, जब इधर लाओगे किसको हो जाएंगे? माइनस के, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे? कैंसिल। डायरेक्ट काट देते हैं। तो 1 प्लस 2x प्लस के 25 हैं, इधर आ जाएंगे माइनस के 10 हैं, इधर आ जाएंगे प्लस के, बराबर में क्या रह जाएगा? 0। तो 10 और 2 कितने एक्स हो गए? 12x। 25 में से एक गया तो कितना बच जाएगा? 24, बराबर में क्या रह जाएगी? 0। तो 12x माइनस के 24 उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? प्लस के। 12 गुणा में किस में जाएगा? भाग में, तो 12 से काट देंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24। एक्स बराबर कितना मान आ गया? 2। बिंदु P के निर्देशांक,
बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक क्या थे? x, 0। x का मान कितना आ गया? 2, 0। बिंदु P के निर्देशांक आ गए 2, 0। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cos a बराबर √3/2 और a का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो a का मान किसके बराबर है? ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दिया है? cos a बराबर √3/2, क्योंकि cos में √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का। cos 30 बराबर कितना होता है? √3/2। तो मान रखेंगे cos a बराबर √3/2 की जगह कितना रख देंगे? cos 30। cos से cos कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा आंसर? 30 डिग्री। ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 5 × tan थीटा बराबर 12 है तो 13 sin थीटा/3 का मान क्या होगा? तो हल करते हैं इसको। तो इसके लिए क्या दे रखा है आपको? 5 tan थीटा बराबर 12। 5 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 12/5। तो tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है? लाल बटे कक्का। साइन, कॉस और टेन। ठीक है। तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12 और आधार कितना है? 5। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम? एक समकोण त्रिभुज। मान लिए ये कोई समकोण त्रिभुज ABC है, 90 डिग्री एंगल। ये कोण इसका हमने थीटा मान लिया। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और ये क्या हो गया आपका? आधार। तो लंब का मान कितना दे रखा है? 12। आधार का मान कितना है? 5। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है? 5। 5 का वर्ग, लंब कितना है? 12। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 5 25। 12 गुणा 12 144। जोड़ देंगे कितना आएगा? 169। तो के बराबर अंडर रूट में 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो कर्ण कितना आ गया? 13। अब सवाल में आप ध्यान से देखिए, हमें किसका मान चाहिए? साइन का। तो साइन बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो चलिए निकालते हैं साइन का मान। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 12 बटे कर्ण कितना है? 13। तो मान रखेंगे कितना दे रखा है आपको? 13 साइन थीटा बटे 3 बराबर 13 इंटू साइन थीटा का मान कितना रखेंगे? 12/13 बटे में कितना आ जाएगा? 3। 13 से 13 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? 12। नीचे कितना बच जाएगा? 3। कितना आया? 12/3। इसको काट के लिख देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आंसर कितना आ गया आपका? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का माध्य प्राप्त होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्या बनाते हैं हम? त्वरण। और त्वरण किस में ज्ञात होता है हमें? माध्यक में। किस में ज्ञात होता है? माध्यक में। या फिर आपको दे रखा है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता की सहायता से हम क्या निकालते हैं? माध्यक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? माध्यक। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? वह अंक जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है? तो 4। कौन सा अंक आया है? 4। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा?
4। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। एक गुलाम के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो उसने दिया हुआ है कि एक ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते हैं, 52। तो लिख लेते हैं, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 52। और क्या पूछ रहा है आपसे कि एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, एक गुलाम आने की प्रायिकता। तो एक ताश की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। पहला होता है आपका पान का, हुक्म का, चिड़ी का और ईंट का। तो यहाँ लिखेंगे, ताश की गड्डी में गुलामों की संख्या कितनी होती है, 4। तो गुलाम आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। जब आप ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालोगे तो गुलाम कितनी बार आएगा, 4 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/13। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 7 का कोई हल नहीं है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आपको k का ज्ञात करना है इस समीकरण निकाय के लिए। तो समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण कितना दे रखा है, 5x प्लस ky बराबर 7। तो अचर पद को इधर ले आएंगे, तो x प्लस 2y प्लस के 3 है, इधर किसके आएंगे, माइनस के, बराबर में 0। समीकरण नंबर 1, इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। 5x प्लस ky प्लस के साथ है, इधर ले आएंगे माइनस के साथ, बराबर में क्या रह जाएगी, 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की तुलना हम किससे करेंगे, रैखिक व्यापक समीकरणों से। क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना कर देते हैं। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 1, b1 का मान कितना आएगा, 2 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3। इसी प्रकार यहाँ से मान निकालेंगे। a2 का मान कितना हो जाएगा, 5, b2 का मान कितना हो जाएगा, k और c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 7। अब चूंकि समीकरण निकाय का कैसा हल है, कोई हल नहीं है, तो शर्त लगाएंगे हम, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब किसी भी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो यहाँ पर हम शर्त में मान रखेंगे, a1 का मान कितना है, 1 बटे a2 का मान कितना है, 5, b1 का मान 2 और b2 की वैल्यू कितनी है, k। क्रॉस गुणा करेंगे, k का 1 से करेंगे k आएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो k बराबर कितना आंसर आ गया, 10। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3k-2 4k-6 तथा k+2 एक समांतर श्रेणी के क्रमित पद, क्रमित पद का मतलब होता है लगातार,
तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। तो एक एपी दे रखी है आपको, जिसके क्रमिक पद कितने दे रखे हैं, 3k-2, 4k-6 और k+2। ठीक है, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ रही है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो D बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो निकालेंगे A2 का मान कितना है, 4k-6। ये A1 का मान, ये A2 का और ये A3 का। तो A2 का मान 4k-6 माइनस लगाएंगे A1 का मान कितना है, 3k-2 बराबर 4k-6 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 3k माइनस माइनस प्लस कितना होएगा, 2। 4k में से 3k गया तो कितना बचेगा, केवल आपके पास k। और माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 4। अब इसी प्रकार से D का दूसरा मान निकालेंगे, कौन से सूत्र से, A3 माइनस A2 से। तो A3 कितना है, k+2 माइनस लगाएंगे A2 का मान कितना है, 4k-6 बराबर k+2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4k माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए माइनस के 4 के हैं, प्लस का 1 के है, तो 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 3 के। चूँकि माइनस की संख्या बड़ी है तो किसका आएगा, माइनस का। प्लस के 2 और प्लस के 6, प्लस के 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब दोनों ही मान किसके हैं, ये D के। तो आपस में कैसे कर देंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा k-4 बराबर माइनस के 3k प्लस 8। तो के माइनस के 3k इधर ले आएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। यहाँ बचेगा 8, माइनस के 4 हैं उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4k बराबर 8 और 4 12। 4 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहीं से काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो के बराबर कितना आंसर आ गया, 3। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, समरूप आकृतियों के क्या समान नहीं होते। तो समरूप आकृतियों के आकार समान नहीं होते। कैसे, जैसे कि आप देखिए, आपके घर में मान के चलिए कोई घनाभ के आकार का बक्सा है, जिसको हम संदूक बोलते हैं, किसके आकार का है, घनाभ के आकार का। ठीक है, और आपके घर में माचिस होती है, क्या होती है, माचिस। वो भी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की। तो दोनों का रूप तो समान है, दोनों का रूप क्या है, समान। किसके आकार की हैं दोनों, घनाभ के आकार की। लेकिन दोनों का आकार समान नहीं है। माचिस बहुत छोटी होती है आकार में, जबकि जो संदूक होती है, बक्सा होता है, वो आकार में बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार यदि हम कोई दूसरा उदाहरण ले, जैसे कि हमारे घर में एक तो बेलन होता है, छोटा वाला बेलन होता है जिससे रोटियां बेलते हैं, और दूसरा होता है गैस सिलेंडर। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, बेलन। तो दोनों क्या होते हैं, आपस में बेलन के ही रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं, बेलन के। लेकिन दोनों का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है, यानी कि उनका आकार समान नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि एक वृत्त का केंद्र 3,5 तथा व्यास के अंत बिंदु 4,7 तथा 2, हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। मान लिया ये कोई वृत्त है, ये इसका व्यास मान लिया हमने a और b, और ये इसका केंद्र हो गया O। तो आपको इस केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 3,5 तथा इस व्यास के अंत बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं 4,7 और 2, तो यदि आप ध्यान से देखोगे, इस AB व्यास का मध्य बिंदु कितना दे रखा है,
3,5 यानी कि वृत्त का केंद्र। वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम इसमें किसका सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु का। तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु ओ के लिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु ओ के लिए 3 बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y 5 बराबर कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब हमें केवल किसका मान निकालना है? y का। तो ये तो हो गया x1 और y1 का मान, ये हो गया x2 और y2 का मान। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसे तो हमें हल करना ही नहीं है। हमें किसको हल करना है? इसको, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए करते हैं। 5 बराबर y1, y1 का मान कितना है? 7 प्लस y2, y2 का मान कितना है? y बटे कितना दे रखा है? 2 बटे में 1 लगा के क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 7 प्लस y बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो प्लस के साथ है उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 10 माइनस 7, तो y बराबर 10 में से 7 गया तो 3। तो y का मान कितना आ गया? 3। यहाँ लिख देंगे y का मान 3। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 20 इंटू कॉस 70 प्लस साइन 70 इंटू कॉस 20 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो साइन 20 इंटू क्या दे रखा है? कॉस 70 प्लस साइन 70 इंटू कॉस 20। तो आपको साइन या कॉस में से किसी एक को चेंज कर देना है, और ऐसे यहाँ करना है आपको, साइन या कॉस में से किसी भी एक को चेंज कर देना है। तो चलिए, साइन 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 70 गए तो कितना बच जाएगा? 20। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस 70 का कॉस 70 प्लस साइन 70 दे रखा है आपको। तो साइन 70 को क्या लिख सकते हैं हम? या फिर आप ऐसा कीजिए, कॉस को चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 70 70 हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 70, 90 में से 70 गए तो 20। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये किसका मान हो गया? थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा का मान 70 इंटू कॉस 70 प्लस साइन 70 का कितना रहेगा? साइन 70 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो दोनों एक ही राशि हैं, गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, कितना आएगा? कॉस स्क्वायर 70 प्लस इधर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 70 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो आपका आंसर आ गया 1। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है बंटन 5,3,7,6,4,2,1 की माध्यिका क्या है? तो इसको हल कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले छोटा लेंगे, कितना है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6 और 7। तो हमने आंकड़ों को किस में लिख लिया? आरोही क्रम में। ठीक है, अब गिनते हैं कितने आंकड़े हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो n का मान कितना है? 7। और 7 कैसी संख्या है? विषम।
तो n का मान दो प्रकार का होता है, एक तो सम और एक विषम। तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है माध्यक निकालने के लिए, m बराबर n+1 बटे 2 बराबर n का मान हो जाएगा 7+1 बटे 2 वा पद, 7 और 1 8 बटे 2 वा पद, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो कौन सा पद आ गया आपका, चौथा पद। और चौथा पद कितना है हमारे पास, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 4। तो माध्यक कितना आ गया 4। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो सवाल हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब